जय हिंद साथियों जानते हैं अभी G7 समिट हुआ है इटली में, जहां पर नरेंद्र मोदी 3.0 यानी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये विदेशी पहला दौरा है जब प्रधानमंत्री G7 समिट में सम्मिलित होने के लिए गए हैं। यानी प्रधानमंत्री जब तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद वो इटली में जी समिट में सम्मिलित हुए हैं। जब जी समिट में सम्मिलित हुए हैं उस पर विश्व वैश्विक शांति को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई है। हालांकि भारत G7 समिट का पार्ट नहीं है, लेकिन भारत की बढ़ती गरिमा को देखते हुए, भारत की इंपॉर्टेंस को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री को G7 समिट में इनवाइट किया जाता है। जैसे भारतीय प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं और बहुत सारे वर्ल्ड लीडर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाइयां भी दी। उसके बाद बहुत सारे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुआ। मेन मुद्दा जब आया जो स्विट्जरलैंड शांति समझौता लेकर आया यूक्रेन और रसिया का वार को, यानी जानते यूक्रेन और रसिया को लगभग में 2 वर्ष का समय बीत गया, दोनों देश लड़ रहे हैं। तो स्विट्जरलैंड जो समझौता विज्ञप्ति लेकर आया, समझौता का जो पेपर लेकर आया, डॉक्यूमेंट लेकर आया, वहां पर उससे उम्मीद थी कि भारत भी उस पर साइन करेंगे, लेकिन भारत का डेलीगेशन वहां साइन करने से मना कर देता है। जब ये डेलीगेशन हुआ तो नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर से मिले और वैश्विक लेवल पर बात हुआ अन्य मुद्दों पर, लेकिन जैसे ही वैश्विक समझौता यानी स्विट्जरलैंड यूक्रेन और रसिया को लेकर के आया समझौता की बारी, बहुत चालाकी से नरेंद्र मोदी वहां से सीट कर गए, यानी क्विट कर गए, वहां से चले जाते हैं। डेलीगेशन भारत का ज्यादा है, लेकिन जो समझौता का ज्ञापन पत्र होता है उस पर साइन नहीं करता। कौन कौन से देश नहीं करते, क्यों नहीं करता ये भी जान लीजिए। क्योंकि यूक्रेन और रसिया का वार हो रहा है, तो टेबल पर ये भी कयास लगाया जा रहा है, भारत इसलिए शायद किया कि टेबल जो था उस पर यूक्रेन और रसिया दोनों को होना चाहिए, लेकिन केवल यूक्रेन के लिए यूक्रेन था, वहां पर रसिया नहीं था। और भारतीय करता समझौता हो, दोनों देशों के बीच में विवाद हो, तो जब दोनों देशों में समझौता की बात किया जाए तो दोनों देशों का होना अति आवश्यक है। वहां पर रसिया भी हो, और जानते रसिया के व्लादिमीर पुतिन है और यूक्रेन के जेलेंस्की है, दोनों लोग हो और वहां पर समझौते पर सिग्नेचर हो, इसलिए भारत ने किया। भारत के साथ साथ चाइना था, यूएई था, थाईलैंड था, और ये भी देश उस पर समझौता पर सिग्नेचर नहीं किए। अब बात करते इसे लेकर के जापान बहुत ज्यादा भारत पर एग्रेसिव रूप अपनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जापान से गैस लगाए जा रहे हैं कि जापान भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। कहेंगे प्रतिबंध क्या, सरकारी प्रतिबंध नहीं होते हैं, ये कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध लगेंगे। आप कहेंगे अच्छा मैं सुना था अमेरिका प्रतिबंध लगाता है, तो ये जापान भी क्या लगा सकता है, इसका प्रतिबंध कितना मैटर करता है। देखिए यूएस का जो प्रतिबंध है वो काफी मैटर करता है, क्योंकि जानते हैं ग्लोबल जो अर्थव्यवस्था है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं जापान भी, देखा जाए तो वहाँ एक सॉफ्ट कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री है, अर्थव्यवस्था भी ठीक ठाक है, तो अगर जापान प्रतिबंध लगाता है तो काफी मैटर करता है, क्योंकि भारत का बहुत सारा ट्रेड जापान से भी होता है। अगर जापान, अभी देखिए कोई जापान की तरफ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया है कि जापान भारत पर प्रतिबंध लगाएगा। अगर लगाएगा भी तो 2-4 कंपनियां होंगी जिस पर लगाएगा, वो सरकारी मतलब सरकारी जो प्रतिबंध है वो भारत पर सरकारी तौर पर नहीं, वेल कंपनियों पर लगाएगा, लेकिन अभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया है। और प्रतिबंध लगाएगा तो भारत पर ही नहीं, चाहे हो सकता है वो चाइना पर लगाए, भारत पर लगाए और यूएई पर लगाए, देखना वो किस पर लगाता है। अब वो क्यों ये नाराज है जापान रसिया को लेकर, क्योंकि रसिया से जानते हैं पुराना विवाद है जापान का, और जब कई आइलैंड को लेकर विवाद है, तो अगर भारत जो है वहां पर सिग्नेचर नहीं किया तो उससे कौन सा जापान नाराज हो रहा है। हालांकि क्वाड कंट्री में जापान भी भारत के अलाई कंट्री है, मतलब क्वाड में कौन कौन है, क्वाड में जानते हैं भारत है,
ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। 4 क्वाड कंट्रियों में अब क्वाड कंट्री एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाएगी। देखने में अजीब नहीं लग रहा है, लेकिन अभी तो लगा नहीं है, लेकिन अगर लगता है भविष्य में तो ये काफी गंभीर मुद्दा होगा। और भारत जानते हैं, भारत वैश्विक लेवल पर काफी अच्छा काम करता है। अब देखना है प्रतिबंध किस तरीके से काम करेगा, किन किन को प्रतिबंध करेगा, क्योंकि उस जो जी समिट हुआ था इटली में, जो हुआ था, उसमें जो है देखने को मिला, वो लोग कह रहे हैं कि जी समिट जो जितने भी G7 कंट्री है, वो कह रहे हैं कि भारत जो है थर्ड पार्टी, यानी रसिया से जो थर्ड पार्टी है, यानी थर्ड जो देश है, थर्ड पार्टी के माध्यम से जो विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है और वहां से जो मुद्रा भंडार हो रहा है, रसिया का फॉरेन मुद्रा भंडार, उसको तोड़ना है। तो क्योंकि भारत बहुत सारा कच्चा माल को रसिया से खरीदता है, बहुत से हीरा का कारोबार है, यानी वहां से हीरा भारत खरीदता है, कच्चा रॉ फार्म में रॉ मटेरियल खरीदता है और भारत में लेकर इसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, डिजाइन करता है, फिर यूरोप और अमेरिका कंट्री में उसको बेच देता है, जिससे वहां भारत को लाभ होता ही होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल रसिया का है तो रसिया को भी लाभ होता है। तो यूक्रेन कर रहा, यूरोप कर रहा है और अमेरिका कर रहा है कि क्यों हम खरीदे, रसिया का माल हमें क्यों बेचा जा रहा है, क्योंकि रसिया यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। तो भारत पर भी इसी कारण प्रतिबंध लगाने की बात किया गया, भारत के आभूषणों पर प्रतिबंध लगाया गया। अब बात है भारत की कि भारत बात करे वैश्विक लेवल पर, वैश्विक मंचों पर, कि भारत का ये काम है अपने, अगर रॉ मटेरियल रसिया से खरीद रहा है तो जो हीरा के जो आभूषण है उनको बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनको भी जाकर दुनिया से बात किया जाना चाहिए कि इस पर से प्रतिबंध हटाया जाए, क्योंकि भारत के इकोनॉमी के लिए बहुत मैटर करता है। अब बात करते हैं कि जितने भी रसिया के फॉरेन रिजर्व थे, जैसे अमेरिका में, यूरोप में, तो फॉरेन रिजर्व को क्या कर दिया गया, फॉरेन रिजर्व को कब सभी लोग उस पर क्या कर दिए हैं, फॉरेन रिजर्व को सीज कर दिए, यानी अब रसिया फॉरेन रिजर्व का यूज नहीं कर पाएगा। जैसे जो रसिया का फॉरेन रिजर्व अमेरिका में है, यूरोप में है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको लोग मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिए, उसको अब रसिया यूज नहीं कर पाएगा। तो ये काफी मैटर करता है। भारत उस समय जो समझौता विज्ञप्ति थी उस पर सिग्नेचर नहीं किया है। अब देखना है आने वाले टाइम में किस तरह जियोपॉलिटिक्स समीकरण किधर जाता है, कैसे मूव होता है। अभी मोदी 3.0 कार्यकाल प्रारंभ हुआ है और इसमें जानते हैं सहयोगी दल है, मोदी कहां तक देश की रणनीति को कहां तक ले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि शुरू से ही भारत को, अभी बात करें यूक्रेन रसिया वार हो गया, इजराइल और हमास वार हो गया, उधर पैंडेमिक का बढ़ता प्रकोप हो गया, तो भारत के ऊपर बहुत सारा चैलेंजेज है। इस चैलेंजों को समझते हुए जियोपॉलिटिक्स में फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि हमारा रसिया जो है चाइना से ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रहा है, तो हमें यूएस से नजदीकियां बढ़ाना चाहिए। मत भूलो रसिया भारत के साथ बहुत बड़ा सहयोग दिया था। जब 7 फ्लीट को अमेरिका लेकर के भारत की तरफ बढ़ रहा था, वहां रसिया ने ही साथ दिया है। अब कहेंगे वो भाईचारा वाला वो पुराना है, अब रसिया चाइना की गोद में जाके बैठ चुका है। इस बात से मैं सहमत हूं, बैठ चुका है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जय हिंद।